ये है प्रश्न संख्या 71 और प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में यानी कि कल्चरल हिस्ट्री के संदर्भ में कीर्तन घोष की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो ये बात यदि आपको पता हो तो ये जो है इसकी रचना शंकर देव द्वारा की गई थी। शंकर देव जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णववाद के प्रमुख जो है पर्वत में से एक थे। भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित उनके उपदेश प्रायः भगवती धर्म के रूप में जाने जाते हैं और इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उन्होंने कीर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसारण के लिए छत्रपों या मठों या गृह या प्रार्थना कक्ष की स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया और इस प्रकार जो है ये शंकर देव से संबंधित है। कीर्तन शब्द जो कि असम से संबंधित है। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। प्रश्न यहाँ पे ये करा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारक या कारकों ने अवंती राज्य को मगध का प्रबलतम प्रतिद्वंदी बना दिया था। अवंती राज्य को मगध का प्रबल प्रतिद्वंदी बना दिया था। तो बात करिए इस अवंती राज्य की तो वर्तमान में जो मालवा प्रदेश है वहाँ पर जो है 16 जो महाजनपद थे उसमें से जो है ये अवंती भी एक महाजनपद था। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और इसके अनुसार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों में से जो है ये एक था। और चूँकि मध्य प्रदेश के मालवा वाले भाग में अभी भी लोहे मिलते हैं और ये जो है अवंती अपनी राजधानी उज्जैनी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी और इस प्रकार जो है चूँकि इस वाले भाग में लोहे की खदानें हैं और मगध वाले भाग में भी झारखंड वाले भाग में लोहे की खदानें थी, इसलिए जो है दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बने रहे अवंती और मगध। इसलिए अब विकल्पों की बात करें तो लौह अयस्क खदानों की उपलब्धता तो दोनों भागों में उपलब्ध थी। इस प्रकार पहला विकल्प जो है यहाँ पर सही है और यहाँ पर सही उत्तर ही जो बताना है। दूसरा ये कह रहा है कि गंगा दोआब की उपजाऊ भूमि तो यहाँ पर दूसरा जो है गलत है क्योंकि इस मगध में तो ये थी पर अवंती में नहीं थी और यहाँ पर दूसरा जो है गलत है। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन यहाँ पर ये कह रहा है कि रेशम मार्ग पर वस्तुओं की आवाजाही पर आरोपित चुंगी से प्राप्त राजस्व तो रेशम मार्ग से जो है मगध का कोई कनेक्शन नहीं था और यहाँ पर तीसरा विकल्प भी जो है गलत है। विकल्प बी जो है सही उत्तर है यानी केवल एक कथन जो है इसमें सही है। लोहा जो मगध क्षेत्र में भी उत्पन्न होते थे और अवंती क्षेत्र में भी उत्पन्न होते थे। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी कुछ समय तक बने रहे और अंत में जो है शिशुनाग वंश के शासकों ने इस अवंती का जो है विनाश कर दिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 और ये कह रहा है कि रावण छाया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि यह उड़ीसा की छाया कठपुतली का एक रूप है। यह उड़ीसा की छाया कठपुतली का एक रूप है तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है। तो पहला कथन यदि सही है तो विकल्प बी और डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कर रहा है कि ये कठपुतलियाँ एकल टुकड़े की बनी होती है और इनमें कोई जोड़ नहीं होती तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है कि ये जो है एकल टुकड़े की यानी कि सिंगल भाग से बनी होती है और इसमें कोई जोड़ जो है नहीं होती। मानव एवं पशु चरित्रों के साथ साथ वृक्ष पर्वत एवं रथ आदि का भी रंगमंच सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है लगभग जो है 2 फीट जो है ये कठपुतली होता है और इस प्रकार जो है दूसरा कथन भी सही है। दूसरा कथन सही है तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। 1, 2 दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। प्रश्न यहाँ पे ये करा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैदिक युग की प्रसिद्ध कवित्रियाँ थी। तो लोपामुद्रा गार्गी घोषा। उसके बाद बात करें
लोपामुद्रा गार्गी घोषा मीराबाई नहीं है और एतकुरी मुल्ला नहीं है। इस प्रकार 1 2 3 इसके विकल्प सही हैं। 1 2 3 सही है। लोपामुद्रा गार्गी और घोषा ये जो है रोमासा, ये महिला रचनाकारों ने ऋग वैदिक काल से ही, और ऋग वैदिक जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व की बात है। और इस काल में जो है ये मुख्य धारा में, साहित्य की मुख्य धारा में ये महिलाएं जो हैं शामिल थी, लोपामुद्रा गार्गी और घोषा। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और इस प्रकार जो है ये पहला जो है यहाँ पर विकल्प डी जो है सही उत्तर है। वहीं बात करें इसकी मीराबाई की, तो मीराबाई जो है 1502 ईस्वी से 1556 ईस्वी, 1502 से 56 यानी कि बाबर के समकालीन है। ये आप देख सकते हैं। इन्होंने 3 भाषाओं में गीतों की रचना की। 3 भाषाओं में जो है इन्होंने गीतों की रचना की। और इस प्रकार जो है ये गुजराती, राजस्थानी, हिंदी में इन्होंने रचना की है। और मीराबाई जो है 16वीं शताब्दी से संबंधित है, ये गलत है। एतकुरी मुल्ला की बात करें तो एतकुरी मुल्ला या मोलाम्बा ये 1440 ईस्वी, 1440 से लेकर 1530 एक तेलुगु कवियत्री थी जिन्होंने तेलुगु में रामायण की रचना की थी। और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर विकल्प 4 भी गलत है, विकल्प डी सही उत्तर है। 1 2 3 सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। अगला प्रश्न ये करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। तो पहला कथन यदि सही है तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत होगा। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य के संबंध में विस्तृत विवरण लिखा है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। दूसरा कथन भी सही है कि अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल वंश पर जो है विस्तृत विवरण जो है लिखा है। पाल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 750 ईस्वी में गोपाल प्रथम द्वारा जो है इस पाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और ये जब गोपाल जी मर जाते हैं तो इसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में धर्मपाल जी का जो है आगमन होता है। और यही जो है भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरा कथन ये करा है कि पालों का तिब्बतियों और शैलेंद्र राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध था। तो यहाँ पर जो है तीसरा कथन भी जो है सही है कि इस साम्राज्य के श्री विजय साम्राज्य, तिब्बती साम्राज्य और जावा के शैलेंद्र साम्राज्य एवं अरब के अब्बासी खलीफा के साथ घनिष्ठ संबंध थे। और यहाँ पर तीसरा भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि तंजौर चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। तंजौर पेंटिंग की बात की जा रही है। पहला कथन ये करा है कि यह एक प्रकार का लघु चित्रकला है। पहला कथन ये करा है कि यह एक प्रकार का लघु चित्रकला है, जो कि सही है। यह और यदि विकल्प 1 सही है तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन ये करा है कि यह गुप्त काल के दौरान समृद्ध हुई, तो यहाँ पर दूसरा जो है कथन गलत है। और दूसरा कथन गलत है तो सीधा इसका उत्तर निकल के आ जाएगा कि 1 3 जो है इसमें सही है। लघु चित्रों में दिखाई देने वाला शंकु रूप मुकुट इस चित्रकला की एक प्रतीकात्मक विशेषता है। तो यहाँ पर तीसरा कथन जो है सही है। और गुप्त काल की जो है ये रचनाएं नहीं है। ये जो है 16वीं 17वीं शताब्दी में जो है इसका उत्थान हुआ है तंजौर चित्रकला का, वो भी दक्कन वाले क्षेत्र में। इसके प्रारंभिक केंद्र की बात करें तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन क्षेत्रों में जो है इसका विकास हुआ है। और प्रारंभ में जो है यह मुगल शैली से स्वतंत्र था। हालांकि बाद में इस शैली का जो है मुगल शैली का भी जो है इस पर प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गुप्त काल से इसका कोई लेना देना नहीं है। और 1 3 जो है विकल्प सही है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है शिवाजी के अधीन प्रशासन के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। और यदि आपको पता हो तो मराठा प्रशासन में शिवाजी मराठा साम्राज्य से संबंधित है और मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम का जो है मंत्रिमंडल चलता था, अष्टप्रधान नाम का। और इसका मतलब ये हो गया कि 8 जो है इसमें मंत्री प्रधान के रूप में अलग अलग विषयों को लेकर काम करते थे। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है कि शिवाजी के अधीन जो प्रशासन थे वो मुख्यतः दक्कनी राज्यों की प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप था। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है कि इनके जो प्रशासन व्यवस्था थी, दक्कन के जो राज्य थे उनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी उन्हीं के अनुरूप था। पहला सही है, हमें गलत बताना है। दूसरा ये करा है कि उसने राज्य के मामलों पर परामर्श यानी कि एडवाइस देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति की। तो दूसरा भी जो है यहाँ पर सही है। तीसरा ये कह रहा है कि उसने जमींदारी यानी देशमुखी प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो ये जो है गलत है। ये बात सही है कि राजस्व प्रणाली जो संभवतः मलिक अंबर की प्रणाली पर आधारित थी। हालांकि 1679 में अन्नाजी दत्ता द्वारा एक नवीन राजस्व मूल्यांकन को संपन्न किया गया। यह कहना गलत है कि देशमुखी यानी कि जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। वही डी की बात करें तो नियमित सैनिकों के वेतन का नगद और राजस्व अनुदान दोनों में भुगतान किया जाता था। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प भी सही है। विकल्प सी जो है गलत है और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न यहाँ पे ये करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है कि बलबन द्वारा एक पृथक सैन्य विभाग या दीवाने अर्ज की स्थापना की गई। बलबन द्वारा एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है कि बलबन वह प्रथम सुल्तान था जिसने अरीज-ए मुमालिक के अधीन पृथक दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना की। किसके अधीन? तो अरीज-ए मुमालिक के अधीन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। और यदि पहला कथन सही है तो विकल्प बी डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अरीज मुमालिक सशस्त्र बलों का सेनापति था। दिल्ली सल्तनत के अधीन अरीज मुमालिक सेनापति था। तो नहीं, बिल्कुल गलत है। अरीज मुमालिक सशस्त्र बलों का सेनापति नहीं होता था, बल्कि सुल्तान स्वयं जो है इसके सेनापति होते थे। और इस प्रकार जो है दूसरा गलत है और दूसरा गलत है तो विकल्प सी गलत हो जाएगा। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है कि इसमें कथन एक सिर्फ सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। प्रश्न यहाँ पर यह करा है, मध्यकालीन भारत में एजुकेशन के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन ये करा है कि इस काल में यानी इस समय में जन शिक्षा की अवधारणा प्रचलित नहीं थी। इस काल में जन शिक्षा की अवधारणा प्रचलित नहीं थी। तो ये कहना जो है गलत है और ये कहना गलत है। तो विकल्प एक जो है इसमें गलत है। यहाँ पर जन शिक्षा की बात हो रही है कि यानी कि एक मास में शिक्षा, लोगों को शिक्षित करने का उद्देश्य जो है मध्यकाल में नहीं था। उस समय जो है माने आजीविका के लिए, कमाने खाने के लिए जो है शिक्षा लेते थे और इस प्रकार जो है जन शिक्षा की अवधारणा प्रचलित नहीं थी। तो पहला कथन जो है यहाँ पर सही है। यदि पहला कथन सही है तो विकल्प भी गलत हो जाएगा। पहला कथन इसलिए सही है कि जन शिक्षा की प्रणाली नहीं थी। उस समय जो है आजीविका के लिए आवश्यक शिक्षा का अध्ययन करते थे और उस समय जो है अधिकांशतः ब्राह्मण कायस्थ लोग जो है उच्च वर्ग के लोगों में जो है शिक्षा की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। दूसरा ये करा है कि शिल्प या व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सामान्यतः व्यापार संघों और विशिष्ट परिवारों के लिए छोड़ दिया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। शिल्प और व्यापार से संबंधित जो शिक्षा लेने की बात, तो वो जो है व्यापार संघों और विशिष्ट परिवारों पर था। और दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है। दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है। तीसरा कथन ये कहे कि प्राचीन काल की तुलना में विज्ञान का विकास अपेक्षाकृत मंद हो गया था। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी जो है सही है। इस काल के दौरान देश में विज्ञान का विकास मंद हो गया, इसलिए समय बीतने के साथ विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम हो गई।
शैल चिकित्सा का पतन हो गया, क्योंकि लोग सबके विच्छेदन या चीर-फाड़ को केवल निम्न जाति के लोगों का कार्य मानते थे। और इस प्रकार जो है तीसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है, तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। प्रश्न यहाँ पे करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है कि पूर्व वैदिक काल के दौरान, यानी 1500 ईसा पूर्व से पहले की बात हो रही है। पूर्व वैदिक काल के दौरान भूमि सुस्थापित निजी संपत्ति थी। भूमि सुस्थापित निजी संपत्ति थी, तो ये जो है कहना गलत होगा। और यदि एक गलत है तो विकल्प ए और डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकल्प ए और डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये कह रहा है कि आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल के दौरान अधिकांश युद्ध भूमि और संपत्ति युद्ध, जो आर्यों द्वारा जो उस समय जो युद्ध लड़े गए थे वो अधिकांश भूमि और संपत्ति के लिए लड़े गए थे। अधिकांश जो है भूमि और संपत्ति के लिए लड़े गए थे। जो है मुख्य पेशा जो था वो लोगों का पशुपालन था। और इस प्रकार जो है आर्यों द्वारा जो है सबसे ज़्यादा जो लड़ाई की गई थी वो गायों और अन्य पशुओं के लिए की गई थी, भूमि और संपत्ति के लिए नहीं। दूसरा कथन भी गलत है। 1 और 2 दोनों गलत है। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। पुरंदर वैदिक काल में सेनापति की भूमिका निभाने वाले ऋग्वैदिक देवता थे। और पुरंदर आपको पता ही होगा, पुरंदर इंद्र को कहा जाता था। और वैदिक काल में ये जो है सेनापति की भूमिका निभाने वाले एक ऋग्वैदिक देवता थे। यहाँ पर विकल्प सी यानी कि केवल 3 जो है यहाँ पर सही है।